पता लग जाएगा गलत क्यों है ये, आयरन कार्बन गलत क्यों है उसका ना। जनरली बोल तो देते हैं आयरन कार्बन डायग्राम, लेकिन ये नाम जो उसका गलत नाम है उसका, ठीक है। तो आगे क्लियर हो जाएगा क्यों गलत है नाम। अब ये क्यों जरूरत पड़ी इसको ड्रॉ करने की आयरन कार्बन डायग्राम को, ये देखो, properties obtained from plain iron, that is pure iron, is not fulfilling our purpose। क्या था कि जो हमें प्योर आयरन मिलता था, जो प्लेन आयरन था, उससे जब हम देख रहे थे जो हमें प्रॉपर्टी मिलती थी वो क्या है, हमारी डिजायरेबल प्रॉपर्टी नहीं थी। जो प्योर आयरन हमें मिल रहा था वो क्या था, एक तो बहुत हार्ड था और ब्रिटल ज्यादा था, तो इसलिए क्या उसे हम यूज नहीं कर पा रहे थे अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में। तो अब उसमें क्या जरूरत पड़ी कि उसको जो है प्रॉपर्टी को इनहांस करना था, प्रॉपर्टी को इंप्रूव करना था, कुछ ना कुछ करना था। तो फिर इम्पोर्टेंस will provide how one can get different variety of steel cast iron at different temperature और conditions, ना। तो ये जो आयरन कार्बन डायग्राम है ये बताता है कि स्टील और कास्ट आयरन की डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट कंपोजिशन पे क्या कंडीशन होंगी, क्या प्रॉपर्टी होंगी उसकी, है ना। तो ये तो इसका इंपोर्टेंस है ना। जरूरत क्यों पड़ी थी, जरूरत इसलिए पड़ी थी कि आयरन में हमने क्या किया था, कुछ एलोइंग एलिमेंट मिलाए थे, है ना। उस आयरन और प्लस एलोइंग एलिमेंट की स्टडी करने के लिए इसकी जरूरत पड़ी थी आयरन कार्बन डायग्राम की। इंपोर्टेंस क्या है इसकी, ये सब पता करने के लिए। देखो इस टाइप का कुछ होगा, आयरन कार्बन डायग्राम जो होगा इस टाइप का होगा अभी, लेकिन बनता कैसे क्या होता है ये सब डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। पेपर में तुम्हारे में आएगा आयरन कार्बन डायग्राम ड्रॉ करो, है ना, तो ये वाला ही ड्रॉ करके आना पूरा ऐसे, है ना। वॉइस एक को ही नहीं आ रही है, बाकी सबको नहीं आ रही। अब्दुल को ही नहीं आ रही है, बाकी किसी को नहीं आ रही वॉइस। आ रही है, चलो। अब देखो ये आ गया। देखो यहाँ पे ऊपर लिखा है आयरन कार्बन डायग्राम, और नीचे लिखा है आयरन आयरन कार्बन डायग्राम। तो ये नीचे वाला टर्म वो है, वो सही है, आयरन आयरन कार्बन डायग्राम, ठीक है ना। ये बताएंगे क्यों आयरन आयरन कार्बन डायग्राम कहते हैं ना। तो देखो आयरन जो होता है, आयरन होता है एलोट्रोपिक मटेरियल। एलोट्रोपिक मटेरियल्स क्या होते हैं, एलोट्रोपिक मटेरियल एलोट्रोपिक एलिमेंट वो होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करेगी। फिजिकल वेरी प्रॉपर्टी क्या करेगी, चेंज करेगी। जैसे H2O था, तो H2O तुमने क्या वाटर में देखा, फिर तुमने स्टीम बनाई या फिर तुमने आइस बनाई, उसकी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी तो हमेशा क्या रही, सेम रही, वो H2O ही था, H2O था ना। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी उसकी वेरी कर रही थी, जब वाटर के केस में देखें या वेपर के केस में देखें, आइस के केस में देखें। तो इस तरीके से जो एलोट्रोपिक मटेरियल होते हैं उसमें क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होंगी उनमें, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करेंगी। हाँ, तो केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम रहती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है किस पे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। अब मान लो कोई जैसे आयरन कार्बन है, आयरन कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो सेम रहेंगे ना, चाहे तुम उसका टेम्परेचर बढ़ा दो चाहे कम कर दो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम रहेगी, है ना। तो इसलिए एज एलिमेंट रिमेन सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सो केमिकल प्रॉपर्टीज रिमेन्स कांस्टेंट। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों वेरी करती है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे। अगर जैसे तुम्हारा मेटेरियल का क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, प्रॉपर्टी भी क्या होगी, चेंज हो जाएंगी। अब ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसे चेंज होते हैं, देखो ये बताया था तुम्हें मेटेरियल साइंस में दो टाइप के स्ट्रक्चर पढ़ते थे, मैक्रो स्ट्रक्चर और माइक्रो स्ट्रक्चर। मैक्रो स्ट्रक्चर क्या आते हैं, जिन्हें हम नेक्ड आई से देख सकते हैं ना, बिना किसी माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। तो माइक्रो स्ट्रक्चर क्या होते थे, जिन्हें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं ना। तो उसमें भी क्या होता था, 100 टाइम्स जूम करके तब देखते हैं हम उसमें ना। तो माइक्रो स्ट्रक्चर क्या लिखा है इसमें, कैन नॉट सी बाय नेक्ड आई, नीड 100 टाइम्स मैग्निफिकेशन, यानी 100 टाइम्स जूम करोगे तब तुम्हें माइक्रो स्ट्रक्चर दिखेगा उसका, है ना। और कौन कौन से होते थे माइक्रो स्ट्रक्चर, तुमने बताए थे बीसीसी एफसीसी एचसीपी, ये सब क्या होते थे, इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते थे। तो अब क्या ये जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं किस पर डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड कर देते हैं एटॉम के अरेंजमेंट पे। बताया ना एटॉम का अरेंजमेंट कैसे होता है, बीसीसी में एक बॉडी पे होगा फेस, एफसीसी में क्या होगा, फेस पे होंगे, एचसीपी अलग था एक, है ना, सिंपल क्यूबिक अलग थे। तो ये क्या थे, एटम्स के अरेंजमेंट थे। तो वी आर नॉट हैप्पी विद द आयरन प्रॉपर्टी, जो आयरन की प्रॉपर्टी मिली थी उससे हम क्या हैप्पी नहीं थे, तो इसलिए ऑलवेज एग्जिस्ट एज ए हार्ड ब्रिटल मटेरियल। जो आयरन था वो क्या कर रहा था, हार्ड और ब्रिटल मटेरियल की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, जो नेचर से भी मिलता था आयरन। तो अब क्या हुआ कि इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए क्या करोगे तुम, आयरन था उसमें सेट ऑफ वेरियस एटम्स होते हैं, प्योर आयरन होता है उसमें क्या वेरियस एटम्स के सेट होते हैं, यानी बोले हम अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एटम्स।
अब तुम अरेंजमेंट को चेंज कर दोगे तो क्या होगा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, और क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज होगा तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। अब कैसे तक होती है, हाउ टू चेंज क्रिस्टल स्ट्रक्चर, अब कैसे चेंज करें क्रिस्टल स्ट्रक्चर को, तो इसका एक तरीका था कि वी कैन चेंज क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल बाय कूलिंग और हीटिंग, या तो हम उसको कूलिंग करें या हीटिंग करें, इससे क्या कर सकते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते थे। तो अब इसको हीटिंग और कूलिंग करने के लिए हमें कुछ प्रोसेस करनी पड़ी, सम प्रोसेस नाउ परफॉर्म ओवर आयरन ना, तो उससे हमें क्या मिला था, पॉजिटिव आउटकम्स वी गॉट ना, तो उससे क्या रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलने लगे थे, जो हम चाह रहे थे कि प्रॉपर्टी को इंप्रूव करना, वो प्रॉपर्टी हमें इंप्रूव मिलने लगी थी। ठीक है, by this process we obtain various changes by cooling the iron। अब देखो ये एक इंपोर्टेंट डायग्राम है, इसको ध्यान से देखना, ये जो है कूलिंग कर्व ऑफ आयरन, कूलिंग कर्व ऑफ आयरन बोलो या हीटिंग कर्व ऑफ आयरन बोलो, अगर ऊपर से नीचे आओगे, अगर जहां लिक्विड लिखा हुआ है लिक्विड से 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके आओगे तो ये कहलाएगा कूलिंग कर्व, और अगर मान लो नीचे से ऊपर जाओगे तो कहलाएगा हीटिंग कर्व। ठीक है, दोनों का क्या होगा, सेम ही होगा। अब इसमें तो क्या होता है कि जो आयरन होगा, तो आयरन का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होता है, प्योर आयरन की बात कर रहे हैं, प्योर आयरन का जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा वो होता है 1539 डिग्री सेल्सियस, इसे याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट हुआ है टेम्परेचर। 1539 पे क्या होता है आयरन, या तो मेल्टिंग बोलो या क्या बोलो फ्रीजिंग, अगर लिक्विड पे होगा तो 1539 पे क्या होगा, ये फ्रीज होगा, और अगर ये सॉलिड स्टेट में होगा तो क्या होगा, 1539 पे लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा। और ये बात कर रहे हैं 1 एटमोस्फेयर पर, ये जो बात कर रहे हैं 1 एटमोस्फेयर कर रहे हैं। तो सपोज करो आयरन हमारे पास कोई लिक्विड स्टेट में था पहले, तो उसको हम धीरे धीरे उसका क्या करेंगे, वो मान लो सपोज करो 1547 से ऊपर भी होगा लिक्विड स्टेट में, तो धीरे धीरे उसको हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, तो जैसे ही वो 1547 पे आएगा तो वो क्या करेगा, फिर अपना फेस चेंज स्टार्ट कर देगा, फेस चेंज स्टार्ट कर देगा। तो अब जब 1 से 2 तक फेस चेंज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। जब भी तुम्हारा फेस चेंज होगा, फेस चेंज होता है तो क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उस टाइम, देखा ना वाटर के केस में देखा था, 100 डिग्री सेल्सियस में फेस चेंज होता है तो क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर होता है वो। तो सेम यहाँ पे होगा कि जब उसका तुम बताया ना प्योर एलिमेंट जितने भी होते हैं तो उसका क्या है, बॉइलिंग टेम्परेचर बोलो या मेल्टिंग टेम्परेचर बोलो, वो क्या होता है, फिक्स होता है ना? और जब ये एलोइंग एलिमेंट होते हैं उसका क्या होता है, एक रेंज आती है हमारे पास। अभी बात कर रहे हैं इसकी प्योर आयरन की बात कर रहे हैं, तो 1539 पे क्या होगा, उसका फेस चेंज हुआ 1 से लेकर 2 तक। अब 2 पे जब फेस चेंज हो गया उसका, लिक्विड से आ गया वो सॉलिड स्टेट में, तो हमें मिलता है उसका स्ट्रक्चर क्या, बीसीसी ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूब ना। अब क्या होगा, फिर तुम क्या करोगे, धीरे धीरे फिर कूल करोगे इसको, 2 से लेकर 3 तक आओगे। अब 3 तक जब आओगे तो 3 है 1400 डिग्री सेल्सियस, 1400 डिग्री सेल्सियस। इस 1400 पे क्या होगा, उसका अब जो है क्रिस्टल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। अब लिक्विड से सॉलिड तो बन गया, अब सॉलिड से तो और कोई स्टेट बनेगा नहीं है, ठीक है ना। अब उसका क्या होगा, बीसीसी से एफसीसी में कन्वर्ट होगा, इसको बोलते हैं क्रिस्टल ट्रांसफॉर्मेशन, बीसीसी से एफसीसी। जैसे फेज ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ऐसे क्या होता है, क्रिस्टल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये टेम्परेचर याद रखना, पहला था 1539 जिसमें मेल्ट फ्रीज हो रहा था, फिर 1400 था जिसमें क्या हो रहा था, फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, बीसीसी से एफसीसी हो रहा था, 3 से 4। फिर 4 से तुम नीचे आओगे, कूल करते जाओगे, कूल करते जाओगे इसको, तो 910 पे आ जाओगे। 910 पे क्या हो जाएगा, फिर से एफसीसी से बीसीसी में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, एफसीसी से बीसीसी में कन्वर्ट हो जाएगा 910 पे। इसको भी क्या बोलोगे, फेज ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिस्टल स्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन। अब ये 5 पे जब आएगा, ये जितने भी अभी हमने ऊपर से देखे थे, बीसीसी देखा, ये एफसीसी देखा है ना, ये फिर से बीसीसी बना, ये सब थी नॉन मैग्नेटिक आयरन था अभी तक, उसमें क्या थी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बिल्कुल एब्सेंट थी उसमें अभी तक देख रहे थे, है ना। अब जब तुम 5 से 6 तक ये क्या होगा, फिर से बीसी में कन्वर्ट होगा, फिर उसके बाद कूल करोगे नीचे 6 से 7, और जैसे 7 पे आएगा 768 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर तुमने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, 768 डिग्री सेल्सियस। कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं इसको, 768 डिग्री सेल्सियस कौन सा टेम्परेचर बोलते हैं, ध्यान हो तुम्हें आयरन के केस में, बताओ कोई किसी को याद हो 768 डिग्री सेल्सियस कौन सा टेम्परेचर होता है। यहाँ ध्यान दो, देखो
768 पे क्या हो रहा है, जो आयरन नॉन मैग्नेटिक था वो क्या बन जा रहा है, मैग्नेटिक बन जा रहा है। नॉन मैग्नेटिक से मैग्नेटिक बन जा रहा है 768 पे। इसमें क्या हो रहा है, इस टाइम मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसकी चेंज हो रही है। तो 768 से ऊपर आयरन रहता है नॉन मैग्नेटिक, 768 से नीचे रहता है मैग्नेटिक। अब बताओ कुछ याद आया कौन सा रिलेशन बोलते हैं? अरे हो गया, चले गए सारे के सारे। सारे गायब हो गए क्या? सर यहीं पर है। यस सर। हाँ जी सर, बोलिए। सर बताओ ये कौन सा टेम्परेचर होता है फिर?